हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे 40 के अराउंड क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारा सेशन ये भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर ये पहला नंबर सेशन रहेगा। इसके बाद में एक सेशन आपको और मिलेगा जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित किया जाएगा। और साथ ही जो क्वेश्चंस पिछले सेशन में पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको इसमें समाहित किया जाएगा। ये वे क्वेश्चंस होंगे जो कि आगे के एग्जाम्स में भी आने की इनकी प्रबल संभावना रहती है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि इससे पहले जो हमारा सेशन था उसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। वह सौरमंडल से संबंधित है और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप हमें कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। इसमें क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है, कितनी आपकी एबिलिटी है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको बताना है कि जो दिए गए हैं आपके अधिनियम उनमें से किसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। और कमेंट करने का आपका तरीका यही है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट का यदि ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं हमें, और अपनी जो तैयारी है उसको भी आप परख सकते हैं इसके माध्यम से। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है दोस्तों तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जो अधिनियम 1935 है उसके अंतर्गत। और ये वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार किए गए थे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होंगे, प्रांतीय शासन व्यवस्था होगी, प्रांतीय विधानमंडल होंगे, केंद्र और राज्यों के जो शक्तियों का विभाजन होगा वह इसमें समाहित किया गया था, और फेडरल न्यायालय की स्थापना इसी के अकॉर्डिंग की गई थी। तो इतने जो आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत उसके अंतर्गत समायोजित किए गए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो किसका माना जाता है सबसे अधिक प्रभाव, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसका आपको आंसर कमेंट करना है यदि आपको आता है तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है पिछली तरह से ही बताना है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम का जो 1935 का अधिनियम है उस पर आधारित है। भारत के संविधान में लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और यह कहा जाता है कि ये जो भारत का संविधान है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए है अधिक अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी है दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी है सत्तावाद की कम संभावनाएं। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ यह प्रश्न है, उसके बाद भी काफ़ी बार आ चुका है। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एकात्मक पद्धति का लाभ है शासन की एकात्मक पद्धति का, तो इसका करेक्ट आंसर है दृढ़ राज्य। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य को सुदृढ़ता
प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है, यानी लिखा हुआ संविधान नहीं है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। सेक्शन ऑफिसर 2006 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा देश है ऐसा जिसका कि लिखित में संविधान नहीं है। करेक्ट आंसर आप कमेंट करेंगे जो भी आपका आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है यूके। यूके यानी ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है यहाँ पर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सीपीओ एसआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित वे सदस्य थे जो कि आपके संविधान सभा के सदस्य थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो 1946 में हुआ था, और वह कब हुआ था, दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ये भी आपको याद रखना है। और बाद में से ये 292 जो आपके थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो थे आपके वह सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। जो भारत की अंतःकालीन संसद थी उसमें कितने सदस्य थे। राइट आंसर आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए है 296, ऑप्शन बी है 313, ऑप्शन सी है 318, ऑप्शन डी है 316। CHSL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर आपको करना है कमेंट। जो भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 296। 296 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 296 सदस्य थे अंतःकालीन संसद में। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं आपात जो उपबंध हैं आपके, ये आपको बताना है। तो इसका भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है आपका आयरिश संविधान, ऑप्शन डी है जापानी संविधान। करेक्ट आंसर आप इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम के कौन से अधिनियम से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे लिए गए हैं। साथ ही आपका जो जर्मनी से भी आपके जो भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को समाहित किया गया है। जर्मनी का जो वीमर संविधान है उससे भी इसमें लिए गए हैं। ये सीपीओ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1920। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 1921 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आपका आया था उसके तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में आपका
हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे, फ्रेडरिक वाइट थे, जो 1921 से लेकर 1925 तक रहे थे। और इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, जो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहे थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वेवेल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है अगर अगस्ट ऑफर, ऑप्शन डी है आपका कैबिनेट मिशन। तो ये सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत हुआ था। और कब हुआ था? तो 1946 में दोस्तों हुआ था। ये आपको याद रखना है। और संविधान के निर्माण के लिए ही इसका गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। CHSL की परीक्षा 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1919 का अधिनियम। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था कि भारत के सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ चुका है आपका कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। CGL परीक्षा 2006 में भी आया है ये, और उसके बाद में ये कंटिन्यू आता रहा है। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर आया है? और ये सुपर टेट में भी आया था। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? फटाफट से बताएं इसका करेक्ट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। और भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे जो अध्यक्ष थे आपके, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें कब कब बनाया गया था अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 1946 में 9 दिसंबर को बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और उनके ठीक ही 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1946 में ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपको दोस्तों याद रखना है। और बाद में चलकर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि यदि यहाँ पर तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है M A जिन्ना, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी मतभेद रहा था और वो आपका क्लियर हो जाएगा इस सेशन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बात की गई है भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर आपको एक नाम मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी होता तो आप क्या करते? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता तो क्या करते कि भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो प्रथम अगर अध्यक्ष आया है, स्थायी और अस्थायी नहीं लगा है, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को लगाना है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को आपको छाप देना है। और यदि आपका आता है कि भारत के प्रथम स्थायी अध्यक्ष यानी भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को ही टिक करना है। ये कभी
भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो चुने गए थे, तो वहाँ पर 9 दिसंबर को इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डाउट में नहीं रहना है, क्लियर करके चलना है। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसकी बात। तो क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो क्या ओतप्रोत है इसकी विचारधारा से? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आपका समानता, ऑप्शन डी है भाईचारा। कौन सा कोड सही है ये आपको बताना है। तो 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 3 या 1 2 3 4 सभी सही हैं। करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़कर देख लीजिए कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। तो क्योंकि इसकी विचारधारा में ओतप्रोत हैं, तो न्याय इसकी विचारधारा में है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और भाईचारा भी है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप का ही नहीं विकल्पना नहीं करती है, तो इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा से भी क्या है दोस्तों, ओतप्रोत है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है। आपको बताना है स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है। ऑप्शन ए है स्वतः उदारीकरण, ऑप्शन बी प्रवृत्ति तथा बर्ताव, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धार्मिक रूढ़िवादिता। सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। जो स्वातंत्र्यवाद है वह किसका घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता के लिए यह स्वतंत्रवाद क्या है, घोतक है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। तो स्वतंत्रता यानी उदारता, उदारवाद, स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो किस तरह का न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है न्याय की। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है, करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो लोकतांत्रिक प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि नहीं की गई है, तो ये आपको लगाना है लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई है। ये दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आता है 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 1 में। राइट आंसर बताएंगे। CHSL की परीक्षा 2013 में ये आया हुआ प्रश्न है, करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की जो झलक हमें दिखती है, संविधान की प्रस्तावना में ही देखने को मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। भाग 3 की अगर बात करते हैं, इसमें तो मूल अधिकारों को दिया गया है और ये आपको याद रखना है। भाग 1 में आपको क्या है, भाग 4 में आपका क्या है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या इसमें दे रखा है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी एक एक करके डिस्कस करूँगा कि कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, प्रत्येक भाग को अलग अलग आपके यहाँ लेकर आने वाला हूँ। तो
तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी है एक गणराज्य। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें जो हुआ था संशोधन अधिनियम 1942वां जो संशोधन आया था आपका 1976 में, उसके द्वारा इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वहाँ पर तत्कालीन, तो उन्होंने इनको जो वर्ड हैं पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। राइट इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है न्याय। और सीजीएल की परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से करेंगे आंसर कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है समाजवादी जो आपका है एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। संविधान बनते समय ये समाजवादी जो आदर्श है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था और इसको समाजवादी, इसके साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि आपका 1976 में आया था उसके तहत इन्हें प्रस्तावना में शामिल किया गया था। किसकी सिफारिशों पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। ऑप्शन ए है जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे इसका कमेंट क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसका प्रभुत्व ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौते सिद्धांत के आधार पर हुआ और लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत की शक्ति का सार्थक होती है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1951, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1930, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे इसका कमेंट। जो भारत पूर्ण संप्रभु
लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। तो कब बना था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है। जो भारत 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी गणराज्य बना, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया था और शेष जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 में क्या किया था दोस्तों, लागू किया था। तो संविधान को पूर्णतः लागू होने की जो तिथि है वह कितनी है, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 है। इस दिन क्या हुआ था, हमारा देश गणतंत्र के रूप में जाना गया था। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आता है 22। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। राइट आंसर बताएंगे। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, फटाफट आंसर इसका बताएंगे क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अभी मैंने बात की थी कि पूरी तरह से जो लागू हुए थे, सभी पूरे देश पर जो लागू हुआ था ये, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जो भारतीय संविधान है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की, कि संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो संशोधन है वह कितनी बार किया गया था, ये आपको बताना। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी संशोधित नहीं किया गया। राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ये CHSL की परीक्षा 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1 बार। संविधान की जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है उसमें क्या है दोस्तों, 1 बार संशोधन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और संशोधन कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में आपका हुआ था, उसके तहत इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है संघीय। CPO की परीक्षा में आया हुआ दोस्तों यह प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ये दोस्तों आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संघीय जो वर्ड है ये आपका प्रस्तावना में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, ये आपका प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 1 में अगर बात की जाए तो राज्यों का संघ घोषित किया गया है। किसको, राज्यों राज्यों का संघ संघ घोषित किया गया है। किसको किया गया है संघ घोषित, तो वह आपका राज्यों का संघ भारत को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन की, हमारे संविधान की जो हमारा संविधान है, अब ये क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है, ऑप्शन ए है न्याय का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार का। ये FCI की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। यदि आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर आप जरूर बता देंगे। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो यहाँ वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख है वह हमारा वहाँ पर नहीं है। किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख मिलता है। और संविधान के अनुच्छेद 326 के जो है आपका अनुच्छेद है 326, उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित किया गया है। कितना है अनुच्छेद 326, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें होते हैं, ऑप्शन ए है मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी है उद्देशिका में, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्यों में।
CHSL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है उद्देशिका में। उद्देशिका यानी प्रस्तावना कहते हैं दोस्तों इसको। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभावों और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि देखा जाए कि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन डी है संविधान में कहीं नहीं। करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 368 है आपका संविधान संशोधन से है, प्रस्तावना आपकी अलग है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर संघीय वर्ड नहीं आता है। जो भारत संविधान में संघ जो फेडरेशन का शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह CGL परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है परिसंघ कल्प, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी है परिसंघ। और ये CGL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो क्या जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है राज्यों का संघ, जो कि आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 में है। और भारत और इंडिया या राज्यों का संघ होगा, ये इस तरह से इसमें वर्णित दोस्तों किया गया है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। ऑप्शन ए है राज्यों का संघ है, ऑप्शन बी है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, ऑप्शन सी है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, ऑप्शन डी है संघीय राज्य है। CGL की परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। जो कि अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 30 कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन सी है महासंघ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। SSC सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन को आपको अर्थ को ग्रहण करना है, न कि आपको क्वेश्चन को रटना है। रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अर्थ को अगर ग्रहण करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या आंसर है, तो राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। अब बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। CPO SI की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अब बताएंगे क्या कहा गया है, तो भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यही उसमें कहा गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका
किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? बताएंगे। ऑप्शन ए है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन बी सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन सी है सरकार का समाजवादी स्वरूप, ऑप्शन डी है सरकार का एकात्मक स्वरूप। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर बताएंगे तो सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। राज्य और संघों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें और इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके, और उसे हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो जो भी याचिकाएं दायर होती हैं वह हाई कोर्ट में न होकर सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं, जो राज्य और केंद्र से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ऑप्शन ए है साथ आकर संघ बनाना, ऑप्शन बी है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऑप्शन सी है साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सीपीओ की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से करेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, दोस्तों वह है आपका संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना देखा जाता है। अनुच्छेद 1 में ही आपको यह बताया गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 6। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? आपको फटाफट से आंसर करना है दोस्तों। कमेंट जल्दी से करेंगे आंसर कमेंट। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी अभी भी जो बना है, पहले 7 थे लेकिन अब 8 हो गए हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका सभी ऑप्शन 5, 9, 7 और 6 दोनों सभी गलत हो जाएंगे। अब 8 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आपका संघ राज्य क्षेत्र बन चुके हैं। तो ये एक आपका स्टेट ख़त्म होता है। स्टेट की जो संख्या है 28 है और आपके राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनकी संख्या अब 8 हो चुकी है। बात करेंगे यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है भारतीय संघ का में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी है आपका 30, ऑप्शन डी है 29। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा फटाफट से? तो मैंने अभी बताया था आपको, और ये CHSL की परीक्षा में आ चुका है प्रश्न 10+2 की में। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। तो एक स्टेट आपका कम हो चुका है, तो आपको याद होगा कि 29 स्टेट थे इंडिया के अंदर और यहाँ पर अब 28 रह गए हैं, क्योंकि एक में से क्या हो गया है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए आता है 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1972। यानी 70, 71, 72, 73। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों और हमें करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा?
आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा कि आपने आंसर सही दिया या गलत, और अगले सेशन में इसका सही आंसर आपको हम बताएँगे सबसे पहले। और यहाँ पर आपके 36 नंबर क्वेश्चंस तक लिए गए हैं। बाकी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, वे आपके अगले सेशन में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सौरमंडल से संबंधित सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न थे, जिसमें कि आपके 50 प्रश्नों को कवर किया गया, ये आपका जो सेशन है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जो है, जो आपका भारतीय इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, उसमें भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका जो अगला सेशन है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट नंबर 2 आपके लिए आने वाला है कल शाम को 7 बजे से। तो शाम का समय बिल्कुल ना भूलें, शाम को 7 बजे से आप अपनी तैयारी के लिए इस सेशन को ज़रूर देखें, जो कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको लेकर आने वाला है सौरभ सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।